सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूआर सीरीज़ का पार्ट 11 यानी कि क्विक रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 11। इसमें हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो कि हमारे आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड है। आर्ट्स एंड कल्चर, तो चलिए इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। 3 टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से हमारा पहला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे। हमारे टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे और लोक नृत्य के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग स्टेट्स का कुछ फोक डांस होता है, उन फोक डांस को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में भी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। और शास्त्रीय भाषाएं, कुछ शास्त्रीय भाषाएं हैं। अभी हमारे पास 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहले 6 भाषा था शास्त्रीय, अब 6 और 5 मिलकर टोटल 11 शास्त्रीय भाषा हो गया है। तो ये 3 टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, तो इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक ज़रूरी क्यों हो जाता है। बिहार के पर्पज़ से तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सेंट्रल एग्ज़ाम का बात करें, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये टॉपिक आपका नंबर गेन करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा और आप लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। सामान्यतः कई सारी बुक्स में आपको इनका नाम जिक्र नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे नाम हैं जो कुछ नए नाम आपको लग सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछता है तो मैंने उसको कंपाइल कर दिया है, एक जगह कर दिया है, आपके लिए बेस्ट टॉपिक को मैंने रखा है। और अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके कोई भी प्रश्न छूटेंगे। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसको देखिए। एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल में, सिद्धेंद्र योगी जिनका उपनाम है आदि गुरु, ये किस नृत्य से संबंधित थे? किस नृत्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन कैसा पूछता है, कौन से नृत्य से कौन संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बौद्धों द्वारा यानी कि बुद्धिस्ट के द्वारा कौन सा नृत्य बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है? बैड एविल्स को भगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है छाम नृत्य। तो आपको पता होना चाहिए कि जो छाम नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है और इसी टाइप का प्रश्न आजकल एसएससी और रेलवे पूछ रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, वजीरी नृत्य जो है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य को परफॉर्म करती है, डांस करती है? तो वजीरी नृत्य को परफॉर्म करने वाली जो पाकिस्तान की जनजाति है उसका नाम है पख्तून। पख्तून जनजाति। कई सारे फैक्ट्स इसमें हम लोग देखेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ा है और उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़िए। मैं जो भी टॉपिक लाता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग लाता हूँ और ऐसा पढ़ाता हूँ कि उससे आपका फ्यूचर में कोई क्वेश्चंस ना छूटे। पोनु यक्षी नृत्य। पोनु यक्षी नृत्य का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पोनु यक्षी नृत्य जो है ये इसमें एक स्वॉर्ड लाइक यानी कि तलवार के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि पोनु यक्षी नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये जो 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा रीज़न क्या था? इसको करवाने का रीज़न ये था, जो हमारा पहला क्वेश्चन है सिद्धेंद्र योगी, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी हमारा शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम लोग शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें सिद्धेंद्र योगी का नाम ज़रूर आएगा। उसके बाद छाम नृत्य का बात करें तो ये एक लोक नृत्य है, ये एक फोक डांस है, ये क्लासिकल डांस नहीं है, ये फोक डांस है, उस स्टेट का पार्टिकुलर नृत्य है। तो इसको हम लोग लोक नृत्य में पढ़ लेंगे। और शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, ये कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य को पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं 2 ऐसे चर्चित नाम, जिनके सबसे पहला है भरत मुनि। भरत मुनि ने लिखा था एक पुस्तक नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पुस्तक।
और नाट्यशास्त्र पुस्तक जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। भरत मुनि। आप इसको 1.5 के स्पीड में बढ़ा के पढ़ सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मैं थोड़ा सा समझा के लिखने का कोशिश करूँ, पहले से लिख के नहीं लाया हूँ, मैं इसे समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने लिखूंगा। तो नाट्यशास्त्र पुस्तक भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक को कहा जाता है भारत में क्लासिकल डांस के जन्मदाता। भारत में क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य के जन्मदाता इसको कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि जो इस पुस्तक में जो क्लासिकल डांस का जिक्र किया गया है उसके मेनली 2 पहलू हैं, और वो 2 पहलू कौन कौन से हैं? सबसे पहला है तांडव, दूसरा है लस्य। पहला है तांडव और दूसरा है लस्य। यही 2 पहलू हैं क्लासिकल डांस के। तांडव जो है वो क्लासिकल डांस का मेल एस्पेक्ट है, मेल यानी कि पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जो लस्य है वो फीमेल एस्पेक्ट है यानी कि महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह माना जाता है कि जितने भी भाव होंगे, ये जितने भी रस होंगे, अभिनव होगा या ग्रेश होगा, वो महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। पुरुषों के द्वारा केवल मूवमेंट और रिदम को परफॉर्म किया जाता है। यानी कि तांडव में आपको मूवमेंट होगा और रिदम होगा बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन लस्य में यानी कि जो फीमेल एस्पेक्ट हैं, कहा जाता है कि महिलाएं भाव को अच्छे से प्रकट कर सकती हैं, तो इसीलिए जो फीमेल एस्पेक्ट होगा उसमें भाव होगा, रस होगा। रस 9 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभिनव होगा यानी कि एक्टिंग होगी, और आपका ग्रेश होगा। ग्रेश आपका जो चेहरा का जो फीलिंग है वो उसको उसमें दिखेगा। तो ये आपको तांडव और लस्य जो है वो क्लासिकल डांस के 2 पहलू हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो नाट्यशास्त्र था यहीं से स्टार्ट होता है गुरु और शिष्य का परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट होता है। और अगर बात करें और ये गुरु शिष्य का जो परंपरा है, ये कोर है इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म का। कोर है मतलब बेस है एकदम, उसका जो क्या बोलते हैं, कोर का मतलब जैसे हम लोग रनिंग करते हैं तो कोर मजबूत करने बोलता है। कोर मजबूत नहीं होगा तो आप रनिंग नहीं कर पाइएगा। उसी तरह गुरु शिष्य का जो परंपरा नहीं है तो आप नहीं कह सकते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि अगर शास्त्रीय नृत्य सीखना है तो एक गुरु आपको रखना पड़ेगा। अब रस का अगर हम लोग बात किए, रस, तो हम लोग का 9 रस होता है। टोटल कितना रस होता है? 9 प्रकार का रस होता है। रस को हम लोग ये भी बोल सकते हैं भाव या इमोशन, ठीक है। तो हमारे पास कितना रस है? 9 रस होता है। रस का अर्थ है इमोशंस। इमोशन को जनरेट करने के लिए हम लोग रस मतलब कहते हैं, ठीक है। और 9 रस कौन कौन है? श्रृंगार रस है। रौद्र रस। अगला है वीर रस। अगला है विभत्स रस। अगला है हास्य रस। अगला है करुण रस। अगला है अद्भुत रस। अगला है भयानक रस। और अगला है शांत रस। तो ये जो कह सकते हैं, महिलाएं जो इस लस्य का प्रयोग करती हैं क्लासिकल डांस में, जो लस्य जो इसका पहलू है, इसका यूज़ महिलाएं करती हैं। और महिलाएं इन 9 रस का उपयोग करती हैं। सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो बता देंगी कि वो श्रृंगार रस में है या फिर वो रौद्र रस में है। देखिएगा चेहरा के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, या वो वीर रस में है। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप रौद्र रस दिखाइएगा। आप थोड़ा सा साहस दिखा रहे हैं, वीर रस में आ जाइएगा। हंसी का बात है तो थोड़ा चेहरा को हंसी वाला मूड में ले आइएगा, हास्य रस हो गया। करुण रस थोड़ा सा दया दिखा रहे हैं। अद्भुत रस कुछ अद्भुत लग रहा है आपको। भयानक रस गुस्सा आ रहा है या भयानक लग रहा है कुछ चीज़, डर का माहौल है। शांत रस आप शांत बैठे हुए हैं। तो इन 9 रसों का प्रयोग यानी कि 9 इमोशंस, ये जो 9 इमोशंस हैं
इसका प्रयोग महिलाएं करती हैं अपने भावनाओं को दर्शाने के लिए, ठीक है। और इन 9 भाव या इमोशन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मुद्राओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो वो भी लिख देते हैं। इन 9 इमोशंस को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मुद्रा द्वारा दर्शाया जाता है। मुद्रा क्या होता है? आप लोग बोलिएगा भाई मुद्रा क्या होता है? शयन मुद्रा, ये मुद्रा, वो मुद्रा, बहुत सारा मुद्रा सुने होंगे। मुद्रा होता है हाथ का गेस्चर और बॉडी का पोस्चर, इन दोनों के द्वारा मुद्रा दिखाया जाता है। तो मुद्रा क्या होता है? हैंड गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर द्वारा इस मुद्रा को दिखाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं, जो एक परफेक्ट डांसर होती हैं, वो सिर्फ एक इमोशन, जैसे हम लोग का 9 इमोशन है ना, 9 रस हैं, तो 9 इमोशन के लिए आप समझ सकते हैं सिर्फ एक इमोशन दिखाने के लिए महिलाएं 108 प्रकार की फंडामेंटल मुद्राएं दिखा सकती है। यानी कि सिर्फ श्रृंगार रस के लिए वो 108 अलग अलग मुद्राएं दिखा सकती हैं। यानी कि अभी हाल मतलब महिलाएं इतना टैलेंटेड नहीं है जितना पहले हुआ करती थी। वो एक इमोशन को दर्शाने के लिए 108 मुद्रा का उपयोग कर सकती थी। तो 9 इमोशन को दर्शाने के लिए आप समझ सकते हैं 108 × 9 मुद्राएं का प्रयोग। समझ सकते इतना आदमी कैसे लाएगा? हम लोग को बोलेगा चेहरा आप 10 तरीके से बनाइए, तो आपको बनाने में मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर यह भी याद रखना है कि ये हमारा नाट्य शास्त्र कहता है, जो हमारा नाट्य शास्त्र है ये कहता है कि एक इमोशन को दर्शाने के लिए कितनी मुद्राएं का यूज किया जा सकता है? 108 फंडामेंटल मुद्रा, 108 फंडामेंटल मुद्राओं का यूज किया जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसके और कुछ पहलू को देख लेते हैं। एक और हमारा बुक है जिसमें हमारे शास्त्रीय नृत्य को समझा जा सकता है। तो उस बुक का नाम है अभिनव दर्पण। और ये जो अभिनव दर्पण बुक है, इसके राइटर है नंदिकेश्वर। और ये भी आपको याद रखना है, ये जो नंदिकेश्वर है ये आपका भरतनाट्यम का मुख्य स्रोत है। ये अभिनव भारत है, यही बुक भरतनाट्यम का मुख्य स्रोत है। ठीक है। और इसमें आपको 3 बेसिक एलिमेंट है। अभिनव दर्पण जो है, इसमें आपको 3 बेसिक एलिमेंट का यूज़ किया गया है। 3 बेसिक एलिमेंट। अब वो कौन कौन है देखिए, अभी आपको बताया जाता है। एक तो है नृत्य, दूसरा है नाट्य और तीसरा है नृत्य। नृत्य, नाट्य और नृत्य, ये 3 बेसिक एलिमेंट है इस बुक का, अभिनव दर्पण का। और ये जो बुक है अभिनव दर्पण, जिसे नंदिकेश्वर ने लिखा है, यही बुक भरतनाट्यम होता है ना, भारतनाट्यम लिख दिया गया है, सॉरी इसको सुधार लीजिए, भरतनाट्यम पुस्तक का मुख्य स्रोत है। बस ये चीज़ आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और देख लेते हैं कि हम लोग ये जो क्लासिकल डांस है, किसी भी डांस को क्लासिकल डांस होने का दर्जा कौन देता है? तो इसे 2 के द्वारा दिया जाता है। एक तो है आपका संगीत नाटक एकेडमी द्वारा, और दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। यानी कि अगर संगीत नाटक एकेडमी ये भी दे सकता है क्लासिकल नृत्य का दर्जा, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी दे सकता है। इस दोनों के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है कि किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का अगर घोषित करना है तो यही दोनों डिसाइड करेगा। लेकिन दोनों में एक अंतर है। संगीत नाटक एकेडमी जो है, इसके अनुसार जो है अभी तक कितने क्लासिकल डांस है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो
शास्त्रीय नृत्य को कितना मानता है? 9। 9 शास्त्रीय नृत्य मानता है। अंतर क्या है? चलिए पहले इसका 8 देख लेते हैं, 8 का नाम देख लेते हैं। और 8 का नाम और पहले जानेंगे, फिर पूरे डिटेल से बाद में जानेंगे। एक तो है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया। दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है आपका कथकली। कथकली जो कि कहाँ का है? केरल का है। केरल का है। चौथा है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, और ये भी आपका केरल का है। ठीक है। पांचवा है आपका मणिपुरी। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। हर्षिकार दीर्घिकार उतना हमको आइडिया नहीं है। मणिपुरी तो लिखने की जरूरत नहीं है, मणिपुर का है। ओडिसी। ओडिसी लिखने की जरूरत नहीं है, उड़ीसा का है। ठीक है। सातवां कथक। कथक जो है ये या तो आप यूपी बोल लीजिए या तो आप नॉर्थ भारत, उत्तर भारत लिख लीजिए, कोई अंतर नहीं है। उत्तर भारत का नृत्य है कथक। और 8वां जो नृत्य है सतरिया। सतरिया ये आपका असम का है। असम। तो ये 8 क्लासिकल डांस हैं संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा देख लेते हैं। 8+1 यानी कि ये 8 तो हैं ही जो इसमें दर्ज है। कौन कौन? ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, कथक और सतरिया। ये 8 तो हैं ही, +1 एक कौन है? एक ये एक्स्ट्रा है, और वो नृत्य है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के बारे में अभी ही जान लेते हैं, बाद में नहीं पढ़ेंगे। छऊ नृत्य है क्या? छऊ नृत्य जो है ये 3 जगह बोला जाता है। ठीक है, 3 जगह इसका मतलब छऊ नृत्य 3 जगह यूज़ किया जाता है, डांस किया जाता है। पहला तो है पुरुलिया। पुरुलिया। पुरुलिया है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। दूसरा छऊ नृत्य जो परफॉर्म किया जाता है वो झारखंड में सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। खरसावां, और ये सरायकेला खरसावां कहाँ है? झारखंड में है। और तीसरा जगह जहाँ पर छऊ नृत्य परफॉर्म किया जाता है वो है राउरकेला, उड़ीसा में। उड़ीसा में। ठीक है। छऊ, देखिए छऊ जो वर्ड है इसका अर्थ होता है शैडो, छाया। शैडो यानी कि छाया अर्थ है। छऊ का अर्थ है शैडो यानी कि छाया। और ये 3 जगह ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है, पुरुलिया, सरायकेला खरसावां और राउरकेला। यानी कि ये 3 जगह परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये एक स्टेट का नृत्य नहीं है, इसलिए इसको लोक नृत्य कहना सही नहीं है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और बात करते हैं छऊ नृत्य जो है इसमें मुखौटा यूज किया जाता है। मुखौटा। मुखौटा, इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। मुखौटा पहन के इसमें नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा जानकारी, हल्का। अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब के बारे में एक एक करके थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। छऊ नृत्य के बारे में जान ही लिए, 8+1 ये, और इस 8 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ना। सबसे पहला है भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और इसका ऑरिजिन जो है सबसे पहले मंदिरों में डांस करने वाली जो होती थी देवदासी, वे तमिलनाडु की मंदिरों में डांस किया करते थे भरतनाट्यम को। लेकिन इसका उद्भव कह सकते हैं कि नंदिकेश्वर के अभिनव दर्पण से उद्भव है, जिसमें इसका जिक्र है इस नृत्य का। लेकिन एक समय क्या होता है कि ये जो मंदिरों में डांस करने वाली जो देवदासी होती थी, ये एक देवदासी प्रथा के समाप्त हो जाने के बाद यह जो कला है भरतनाट्यम नृत्य, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जितने भी आपको क्लासिकल डांस हैं
वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर जाने लगे थे। कोई न कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो इनको पुनर्जीवित करते हैं। उसी तरह यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखेंगे, ई कृष्णा अय्यर। ई कृष्णा अय्यर ये एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने आपको क्या किया कि इस नृत्य को पुनर्जीवित किया। तो ठीक है, आपको याद रखना है भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? ई कृष्णा अय्यर। ये एक ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। जितने भी हम लोग 8 क्लासिकल डांस पढ़ेंगे उसमें सबसे पुराना यही है। और इसको चिदम्बरम मंदिर जो है तमिलनाडु में, उसके गोपुरम में इसकी मुद्राओं को दर्शाया गया है। यानी कि इस जो डांस है, इस डांस की अनेक मुद्राओं को, अनेक इमोशंस को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में दर्शाया गया है। इसे फायर डांस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो महिलाएं डांस करती हैं उनके चेहरे को देखकर लगता है कि एक अग्नि प्रज्वलित हो गई है, देख के एक आग लगा दिया गया है ना, ऐसा, मतलब इसे फायर डांस भी कहा जाता है। आपको याद रखना है भरतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है। चूँकि इसे देवदासियाँ परफॉर्म करती थी, इसीलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। और तंजौर में इसे 4 डांस टीचर जो है वो सिखाते थे, 4 डांस टीचर, ठीक है। इसीलिए इसे तंजौर नाट्यम भी कहते हैं, क्योंकि तंजौर में 4 डांस टीचर इसे सिखाते थे, तो इसलिए तंजौर नाट्यम भी कहते हैं। इसका अलग अलग उपनाम है जिसे आपको याद रखना है। भरतनाट्यम में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है मृदंगम और नटुवंगम। ये मेनली 2, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन ये दोनों मेन इंस्ट्रूमेंट है भरतनाट्यम के लिए। कुछ डांसर्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे डांसर्स के नाम आपको याद रखना है, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। आपको कमेंट करके बताना है कि जो विक्रम साराभाई थे, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई जो है ये हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। विक्रम साराभाई की पत्नी कौन है और बेटी कौन है? आपको कमेंट करके बताना है, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई में से। और देखिए, और भरतनाट्यम और कौन कौन परफॉर्म करती थी डांसर्स? एक है पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, रुक्मिणी देवी, अलारमेल वेल्ली और अरुणडले। अरुणडले का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने भरतनाट्यम डांस को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया, विश्व में ख्याति दिलाई। चलिए अब आगे आते हैं। अगला डांस जो हमारा है वो है कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, जिस समय वैष्णव धर्म का विकास हो रहा था उस समय ये जो डांस है वो भी फेमस हुआ। तो वैष्णव धर्म का जो प्रचार था उस समय ये फेमस हुआ, तो पक्का है कि कुचिपुड़ी डांस में भागवत पुराण की कथा पर ही आधारित होगी। यानी कि भागवत पुराण यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित कथाओं पर, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कुचिपुड़ी डांस में। और इसमें श्रृंगार रस का भाव ज़्यादा है, श्रृंगार रस, ठीक है। 7वीं सदी में एक व्यक्ति आते हैं सिद्धेंद्र योगी, जो इस नृत्य को निर्मित करते हैं। याद रखिएगा, हमारी जो म्यूजिक है भारत की, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्या है, गलती हो गया, हिंदुस्तानी म्यूजिक, और दूसरा है कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटक का संगीत, ठीक है। तो जो हमारे उत्तर भारत का म्यूजिक है, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया का, वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक, और जो दक्षिण भारत का म्यूजिक है वो है कर्नाटक म्यूजिक। तो ये जो कुचिपुड़ी है वो एक्चुअली आंध्र प्रदेश का है, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, इसीलिए इसे कर्नाटिक म्यूजिक भी कह सकते हैं, ठीक है। और कुचिपुड़ी डांस में जो सिखाया जाता है, जिस स्कूल में सिखाया जाता है, उस स्कूल को क्या कहते हैं? नाट्य तरंगिणी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, नाट्य तरंगिणी। और बात करें तो विजयनगर और गोलकुंडा के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उसके समय में इस नृत्य ने प्रोमिनेंस गेन किया, ख्याति गेन की। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, वो है, एक है वायलिन और एक है मृदंगम। वायलिन और मृदंगम इसमें यूज़ किया जाता है। और बात करें इसमें डांसर्स कौन कौन है जो फेमस है, एग्जाम में आपसे डांसर्स पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछेगा वैजंती कसा किस नृत्य से संबंधित है, आपको मारना है वैजंती कसा जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। यही ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको डांसर्स के नाम याद रखने हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम, उमा रमा शर्मा,
शोभा नायडू, श्री लक्ष्मी गोवर्धन, वैजंती कसा, इंद्राणी रहमान, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये दोनों भी आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आगे आते हैं कथकली। देखिए कथकली को समझिए, ये दो वर्ड से बना है, एक तो कथक और दूसरा कली। कथक का मतलब होता है स्टोरी और कली का मतलब होता है ड्रामा। ठीक है, ऐसा स्टोरी जिसे हम लोग ड्रामा के तौर पर दर्शाएं, ड्रामा करके दर्शाएं, उसे कथकली बोलते हैं। और कथकली जो डांस है इसका एक उपनाम भी है, बैलाड ऑफ द ईस्ट। बैलाड ऑफ द ईस्ट, देखिए एक भाषा है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट, और ये भाषा है तेलुगु। तेलुगु तो इस टाइप का नाम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो बैलाड ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं, तो ये कथकली को कहते हैं। और ये सारा चीज़ आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन में आता है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, धीरे 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 करके जैसे मैं आपको एक एक सेशन लेते जाऊंगा आपको आपका नॉलेज गेन होगा। कथकली का जो ओरिजिन है, जो इसका उद्भव है, वो दो डांस फॉर्म के मिलने से हुआ है। एक पहले जो डांस फॉर्म था रामानट्टम और दूसरा डांस फॉर्म है कृष्णट्टम। रामानट्टम जो है वो रामायण से संबंधित है और कृष्णट्टम जो है वो महाभारत से संबंधित है। इस दोनों डांस को मर्ज कर दिया जाए तो ये बन जाता है कथकली, यानी कि अर्थात ये जो कथकली नृत्य है यह रामायण और महाभारत के एपिसोड्स को नैरेट करती है, यानी कि ये बतलाती है कि अच्छाई और बुराई में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो टकराव होता है, उसमें अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। इसी को रामानट्टम और कृष्णट्टम यानी कि रामायण और महाभारत की कहानियों के द्वारा दर्शाया गया है और अंत में इसमें गुड की जीत यानी कि अच्छाई की जीत दर्शाई गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, कथकली भाषा में कथकली जो डांस है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ है वो कोई मिक्सचर है दो लैंग्वेज का, मणि प्रबलम ये मिक्सचर है मलयालम और संस्कृत का। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% लोग इस सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे, और अगर आप दे पाएँ आप समझिए आप विजेता हैं। आगे बात करते हैं, हर नृत्य को किसी ने तो पुनर्जीवित किया ही है, तो कथकली को पुनर्जीवित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, उनको वो इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है वी.एन. मेनन को। और वी.एन. मेनन ने 1930 में इस नृत्य को पुनर्जीवित किया था। और ये वी.एन. मेनन है कौन, एक मलयाली पोएट है, यानी कि मलयाली भाषा के पोएट हैं। कथकली के डांसर्स का नाम अगर हम लोग देख लें तो इन डांसर्स में इनका नाम आता है, पहला है गोपीनाथ, दूसरा है कलामंडलम नायर। कलामंडलम एक वर्ड है जो कि केरल के डांसर्स को दिया जाता है। तो चूंकि ये कथकली में है तो मोहिनी अट्टम में भी कोई ना कोई कलामंडलम होगा ही। देखिए कलामंडलम हेमावती, तो ये कलामंडलम केरल के डांसर्स को एक टैग दिया जाता है। तो केरल में ही कथकली है और केरल में ही मोहिनी अट्टम है, तो इसीलिए कलामंडलम से आपको याद रखना है कि ये केरल से रिलेटेड है, तो ये पक्का है कि कथकली से ही रिलेटेड होगा या तो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड होगा। आगे बात करते हैं, कुंचू नायर या कुंचू कुरूप दोनों इसका नाम है। तो कुंचू नायर या कुंचू कुरूप ये भी आपके कथकली से संबंधित है। अगला है कोटक्कल शिवरमन, कोटक्कल शिवरमन भी कथकली से संबंधित है। और रीता गांगुली भी आपका कथकली से संबंधित है। आगे आते हैं, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही नृत्य है और ये एक सोलो डांस परफॉर्मेंस है जो कि महिलाओं द्वारा दिया जाता है। तो क्यों महिलाओं द्वारा दिया जाता है इसे समझते हैं। मोहिनी और अट्टम दो शब्द से मिलकर बना है। मोहिनी का अर्थ होता है ब्यूटीफुल वुमेन और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, यानी कि जब एक सुंदर महिला के द्वारा नृत्य दर्शाया जाता है तो उसी को मोहिनी अट्टम कहा जाता है। और इसे समझ सकते हैं, ये मोहिनी अट्टम जो है कंबाइन करके बनाया गया है दो डांस फॉर्म को। पहला तो भरतनाट्यम, दूसरा कथकली। भरतनाट्यम और कथकली का कंबाइंड डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। और याद रखिएगा मोहिनी अट्टम जो है इसमें विष्णु के फेमिनिन डांस को दर्शाया गया है, नैरेट करती है, यानी कि विष्णु के कैरेक्टर को महिलाओं द्वारा दर्शाया जाता है फीमेल कैरेक्टर के तौर पर। और इस मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, वी.एन. मेनन होना चाहिए ना, या वी.पी. देख लीजिएगा एक बार, वी.पी. मेनन नाम है या वी.एन. मेनन नाम है, वी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा के द्वारा।
अब देखिए इसमें आपको याद रखने में आसानी होगा कि चूंकि इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय वीपी मेनन और कल्याणी अम्मा को जाता है, तो इनके सन्स या डाउटर्स, ठीक है, इनके बच्चे बच्चियां पोते पोतियां भी इस डांस में कहीं ना कहीं आएंगी। तो कौन आएंगी? देखिए, मेनन की बेटी जयप्रभा मेनन और अम्मा की बेटी माधुरी अम्मा। तो ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं, पुनर्जीवित करने का श्रेय है और वो अपनी बच्ची को सिखा भी रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा? मंजीरा, वीणा, ड्रम, बांसुरी। और इसमें जो डांसर्स हैं वो हैं सुनंदा नायर, कला मंडलम हेमावती, नीना प्रसाद, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, माधुरी अम्मा। तो ये था मोहिनी अट्टम। आगे आते हैं, थोड़ा सा ओडिसी नृत्य के बारे में जानते हैं। ओडिसी नृत्य ये एक नाट्यशास्त्र पुस्तक जो है, नाट्यशास्त्र पुस्तक में इस ओडिसी डांस का वर्णन ओड्रा नृत्य के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि ओडिसी जो नृत्य है इसका उद्भव जो हुआ है ओड्रा नृत्य से हुआ है और ये ओड्रा नृत्य का वर्णन है नाट्यशास्त्र में। अब हम लोग समझते हैं नाट्यशास्त्र पुस्तक जो भरत मुनि ने लिखा है, अगर वो हम लोग कहते हैं कि शास्त्रीय भाषा का जनक माना जाता है इस पुस्तक को, तो ऑब्वियस सा बात है इस पुस्तक में जिस भी चीज़ का वर्णन होगा उसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। क्योंकि ओड्रा नृत्य से ही इसका उद्भव हुआ है, इसलिए ये शास्त्रीय नृत्य का मतलब उसी का डेरिवेटिव है। अब बात करते हैं कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है और कलिंग राजा खारवेल द्वारा भी इस नृत्य को अपने सभा में परफॉर्म करवाया जाता था। और महारीज के द्वारा, कमेंट करके बताइएगा महारीज कौन थे, महारीज के द्वारा भी इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता था। तो ये उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा। कलिंग यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है। कलिंग राजा खारवेल जो है वो भी उड़ीसा से ही संबंधित है। और इसका एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं इसकी अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं। किसकी? ओडिसी नृत्य की। वहाँ पर इसकी कुछ मुद्राएं मिलती हैं। और ये उड़ीसा उत्तर भारत में आ जाता है, इसलिए इसे कर्नाटक संगीत नहीं हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी संगीत का दर्जा मिला है। और बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसमें कौन कौन सा यूज होता है? मंजीरा, पुखवाज, पुखवाज जिसे ड्रम कहते हैं, सितार और बांसुरी। देखिए बहुत लोग बांसुरी और मुरली में कंफ्यूज करते हैं। तो बांसुरी और मुरली में क्या अंतर है? देखिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, यहाँ पर एक छेद होगा और यहाँ बहुत सारे छेद होंगे। तो यहाँ पर फूंक के जो बजाते हैं इसे बांसुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांसुरी। लेकिन एक होता है कि ऐसे रहता है, आगे में यहाँ पर फूंक के बजाते हैं, इसे मुरली कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बांसुरी और मुरली में अंतर है। ठीक है, एक बार आप लोग देखिएगा, मैं उल्टा तो नहीं बता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं डांसर्स। डांसर्स जो है ओडिसी नृत्य के वो हैं गुरु पंकज चरण दास। ठीक है, और बात करते हैं गुरु केलू चरण महापात्रा। सोनल मानसिंह, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो यह है ओडिसी। संयुक्ता पानीग्रही, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रसाद दास और संगीता दास, पति पत्नी। ठीक है, प्रसाद दास और संगीता दास पति पत्नी है या एक फैमिली में है, ये बताइएगा कमेंट करके। और ओडिसी नृत्य को परफॉर्म करने वाले दो विदेशियों का नाम भी काफ़ी फेमस हुआ था, जो जिसमें हम लोग पढ़ते थे, उसमें करंट अफेयर्स में ये फेमस था। तो वो है सैरन लोवेन जो कि यूएसए के हैं और मिर्ला बारवी ये अर्जेंटीना की हैं। नाम उच्चारण तो सही नहीं कर रहा हूँ लेकिन स्पेलिंग सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या इसका उच्चारण करते हैं आप। तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ डांसर्स हैं। आगे आते कथक। कथक को समझते हैं। देखिए कथक नृत्य में, कथक से समझिए कथिका। ठीक है, कथिका का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला। तो कहानी सुना के जो डांस परफॉर्म किया जाए वो कथक है। याद रखिए, कथक ही एक ऐसा डांस परफॉर्मेंस है जिसमें हिंदू और मुस्लिम का कल्चर का मिश्रण किया हुआ है। पहले नहीं था, लेकिन जब मुग़ल आए तो इसमें इस्लामिक छवि भी इसमें दिखती है। इसकी ओरिजिन कहाँ है, इसका मूल स्थान कैसे है, इसका जन्म कहाँ से होता है? तो ब्रजभूमि की रासलीला इसका जन्म स्थान है कथक नृत्य का। इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है लीला से सोखई, जो कि 20वीं शताब्दी में इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। और बात करें तो इसमें हिंदू मुस्लिम कल्चर का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः देखिए जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें ध्रुपद म्यूजिक होता था।
लेकिन जैसे ही मुग़ल काल आया तो मुग़ल पीरियड में इसमें 3 चीज़ जुड़ गया, तराना म्यूजिक, ठुमरी म्यूजिक और गज़ल। ये 3 चीज़ उसमें ऐड हुए किस में, इस कथक नृत्य में। तो ये भी आपको समझना है। और बात करते हैं डांसर्स का, बात करें तो इसमें बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये तीनों कथक से संबंधित है। फिर सितारा देवी, दमयंती जोशी और शोभना नारायण, ये भी कथक नृत्य से संबंधित हैं। कुछ इसमें घराना है जिसे याद रख लेना है। संगीत के जैसे घराना होते हैं उसी तरह डांस के भी घराना होते हैं। लखनऊ घराना, इससे संबंधित व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। लखनऊ घराना जो है ये अपने चरम सीमा पर कब था, नवाब वाजिद अली शाह के समय, ठीक है। जयपुर घराना, ये इसे इनिशिएट किया गया था भानु जी के द्वारा, तो ये नाम आपको याद रखना है। रायगढ़ घराना, इसे स्टार्ट किया था राजा चक्रधर सिंह। और बनारस घराना, ये अपनी ख्याति पर कब था, जानकी प्रसाद के समय। बस ये घराना का नाम और उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। आगे आते हैं सतरिया। सतरिया नृत्य जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है और 70 का मतलब होता है वैष्णव मठ, और इसे भक्ति आंदोलन के समय फेमस किया गया था। चल रहा था यह पहले से ही, लेकिन भक्ति आंदोलन के समय इसे फेमस करने वाले व्यक्ति का नाम था शंकरदेव। और शंकरदेव ने क्या किया कि ये जो सतरिया नृत्य था उसमें कुछ मॉडर्न चीज़ों को लाया। शंकरदेव जो अपने सॉन्ग कंपोजिशन करते थे, उस सॉन्ग कंपोजिशन का नाम था बोरगीत, ठीक है। और इस बोरगीत में इन्होंने 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकरदेव ने क्या किया, मॉडर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, किसका, सतरिया नृत्य का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सतरिया नृत्य का मॉडर्न फॉर्म किसने इनिशिएट किया, तो वो करने वाले व्यक्ति थे शंकरदेव। विष्णु के पौराणिक कथा पर आधारित ये नृत्य था। तो ऑब्वियस बात है ये वैष्णव संत थे, तो विष्णु के पौराणिक कथा पर ही ये संबंधित नृत्य कराएंगे। संगीत नाटक एकेडमी जो है इस नृत्य को कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दी है, 2000 ईस्वी में दी है। ये भी आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आप समझिएगा, और इसमें जो मेल मॉन्क्स होते हैं यानी कि मेल जो व्यक्ति होते हैं उसको भोकोत्स कहा जाता है। और ये नृत्य जो है जनरली कब परफॉर्म किया जाता है, किसी पर्व पे, किसी त्यौहार पे, या किसी रिचुअल्स पे, अंत्येष्टि वगैरह जो भी रिचुअल्स होते हैं, परंपरा जो होती है लोगों की, उस परंपरा के आधार पर अनेक पर्व त्यौहार के अवसर पर ये भोकोत्स जो है वो इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। मेल मॉन्क को भोकोत्स कहा जाता है। और सतरिया के जो डांसर्स हैं उनको आपको याद रखना है कौन कौन है, घना कंटा बोरा, आनंद मोहन बोरा, तो ये 2 बोरा हो गए। अगला देखिएगा, जतिन गोस्वामी, सरोदी साइकिया और भावनंदा बरयान, ये आपको सतरिया नृत्य से संबंधित हैं। अगला है मणिपुरी की बात करें तो ये शिव और पार्वती के पौराणिक कथाओं के साथ साथ गंधर्व पुराण से इसका ओरिजिन होता है। गंधर्व पुराण से आपसे पूछेगा गंधर्व पुराण से किसका ओरिजिन होता है, तो ये मणिपुरी नृत्य का ओरिजिन होता है। लाई हराओबा त्यौहार एक मणिपुर का ही त्यौहार है। लाई हराओबा, इस त्यौहार में मणिपुरी डांस को परफॉर्म किया जाता है और 18वीं सदी में इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है। देखिए कोई भी डांस फॉर्म है उसे किसी न किसी ने तो पुनर्जीवित किया ही है, तो जिसने मणिपुरी डांस को पुनर्जीवित किया है, उसे रिवाइव किया है, उसका नाम है राजा भागचंद्र। सामान्यतः ये डांस महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इस डांस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कुछ ख्याति दिलाई, लाइमलाइट में लाया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की जब स्थापना की थी उसमें मणिपुरी नृत्य शैली को लाइमलाइट में लाया था। उन्होंने इसी नृत्य को शांति निकेतन में लाया था। इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज होता है वो है ड्रम यानी कि पुंग, बांसुरी, खड़ताल यानी कि वुड क्लैपर, लकड़ी का क्लैपर होता है उसे बजाया था, खड़ताल बोलते हैं उसको, और ढोल। ये 4 जो है इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है मणिपुरी में। और बात करते हैं इसमें जयदेव और चंडीदास के कंपोजिशंस को। जयदेव और चंडीदास ने जो लिखा है, ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और चंडीदास, आप बताइएगा जो वेस्ट बंगाल के होंगे वो समझते होंगे चंडीदास के बारे में। तो जयदेव और चंडीदास के कंपोजिशंस को इस मणिपुरी नृत्य में यूज़ किया जाता था। इसमें जो डांसर्स है सबसे फेमस है झावेरी बहनें। झावेरी बहनों 4 बहन थी, चारों का नाम याद रखना है, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना।
नैना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, ये 4 बहनें हैं। इन बहनों को झावेरी बहनें कहा जाता है और ये मणिपुरी नृत्य करती हैं। गुरु विपिन सिंघा, सिंघा है या सिंह है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। गुरु विपिन सिंह कहीं कहीं देखते हैं, कहीं सिंघा देखते हैं। राजकुमार सिंहजीत सिंह और रोहिणी राय दर्शाना, ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित डांसर्स हैं। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं फोक डांस। फोक डांस के बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले लद्दाख का फोक डांस देखेंगे। पहला है जैब्रो। जैब्रो क्या होता है? जैब्रो जो है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ये चंगपाज, देखिए किसके द्वारा, चंगपा के द्वारा। और जो जैब्रो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है लोसार का, इंटीग्रल पार्ट लोसार का है। आप पूछेंगे लोसार क्या होता है? तो लोसार जो है वो तिब्बतन न्यू ईयर होता है। तिब्बत में इसको न्यू ईयर बोला जाता है, तिब्बती न्यू ईयर। न्यू ईयर जब हम लोग त्यौहार बताएंगे फेस्टिवल बताएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग जगह पर न्यू ईयर का नाम क्या है। उगादी कहाँ का न्यू ईयर है, वुशु कहाँ का न्यू ईयर है, तो लोसार जो है वो तिब्बत का न्यू ईयर कहलाता है। यही है जैब्रो। अगला है छाम। छाम जो है ये बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है, ये बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं शोंडल। शोंडल जो है ये रॉयल डांस है लद्दाख का। खासियत क्या है इस शोंडल का? इसका खासियत क्या ये है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, जहां पर लार्जेस्ट लद्दाखी डांस मतलब नरोपा महोत्सव में लद्दाखी जो है मतलब वहाँ पे शामिल हुए थे। नरोपा महोत्सव में लद्दाखी डांस, और ये इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सबसे ज़्यादा लद्दाखी जो है यहीं पर आए थे। और इसमें कुछ अन्य डांस फॉर्म भी है लद्दाख के, जैसे स्पाओ है, आपका और कौन कौन है, कोशान है, लहारना है, सुराही नृत्य है। ये सारे नृत्य जो हैं ये आपके लद्दाख के हैं। जैब्रो, छाम और शोंडोल, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। स्पाओ, कोशान, लहारना और सुराही नृत्य, ये भी लद्दाख के ही नृत्य हैं। अब आगे आते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में राउफ, एक तो राउफ ऑफ सुने होंगे, ये कश्मीर की घाटी में महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा। दमाली नृत्य का बात करें तो ये पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है, पुरुषों। और इसका क्या है, इसमें फेडिंग अवे एक्सेप्ट स्पेशल ओकेजन ऑफ ए फ्यू सूफी संत, यानी कि सूफी संत के आपका चले जाने के गम में इसे मनाया जाता है। दूमहल जो है, दूमहल ये जम्मू कश्मीर में वट्टल ट्राइब के पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। वट्टल ट्राइब के पुरुषों द्वारा। तो आपको राउफ हो गया, दुमाली हो गया, दमाली और दूमहल। इसके अलावा भी कुछ डांस फॉर्म है, जैसे आपको याद रखना है हिकात, हाफिज़ा, कुद और मंदजास। ये भी जम्मू कश्मीर का ही डांस फॉर्म है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे छारबा। छारबा क्यों फेमस है? इसे दशहरा के समय मनाया जाता है, दशहरा। छाम, देखिए छाम हम लोग यहाँ पे भी पढ़े थे, छाम हम लोग पढ़े थे लद्दाख में, बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन। तो यही छाम हिमाचल प्रदेश में भी है, बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन, यानी कि बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। तो जहाँ पर भी छाम वर्ड आएगा समझ लीजिएगा वो बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, यानी कि तिब्बत से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है।
थोड़ा थोड़ा का बात करते हैं तो ये एक मार्शल आर्ट है, ये एक मार्शल आर्ट है। क्या है? एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है। इसमें तीरंदाजी नृत्य भी कहा जाता है, तीरंदाजी नृत्य भी कहा जाता है। तो मैंने आपके लिए एक मार्शल आर्ट का जितना भी चीज़ था उसे एक जगह लिख दिया। यहाँ पे देखिए, जितने भी स्टेट का जो भी मार्शल आर्ट है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, केरल के मार्शल आर्ट का नाम क्या है, तमिलनाडु के मार्शल आर्ट का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश के मार्शल आर्ट का नाम क्या है। यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं। यहाँ पर है थोडा। थोडा जो है वो हिमाचल प्रदेश के मार्शल आर्ट का नाम है और ये तीरंदाजी से संबंधित है। और कुछ डांस हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। नाटी, डांगी, छापेली, नामगेम, झोरा, झाली, झमखरा, ये जितने भी डांस फॉर्म मैंने आपको बताया है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब आता है आपका ये क्या बोलते हैं, मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको, तो चलिए मार्शल आर्ट हम लोग करते हैं। मार्शल आर्ट सबसे पहले है आपका केरल। केरल का मार्शल आर्ट जो है उसका नाम है कलारी पट्टू। क्या है? कलारी पट्टू, कलारी पट्टू, ठीक है। उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है सिलंबम, सिलंबम, सिलंबम। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो मार्शल आर्ट है हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, थोडा, THODA, थोडा, ठीक है। उसके बाद मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है थांगटा, थांगटा। पंजाब का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है गटका, गटका। बनारस का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है मुष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध। बिहार का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है पेरी खंड, पेरी खंड। मिजोरम का जो मार्शल आर्ट है इसका नाम है इनबुआन कुश्ती, इनबुआन कुश्ती। उसके बाद कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर के चप्पल काफ़ी फेमस होते थे, तो कोल्हापुर जो है वहाँ का जो मार्शल आर्ट उसका नाम है मर्दानी खेल, मर्दानी खेल। एक्चुअली ये मार्शल आर्ट है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मैंने लिख दिया। पंजाब और वेस्ट बंगाल का जो मार्शल आर्ट है वो लाठी है, लाठी। और आंध्र प्रदेश का जो है काठी सामू, कर्रा सामू, काठी सामू और कर्रा सामू, ये यहाँ का मार्शल आर्ट है। तो इससे ज़्यादा मार्शल आर्ट में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में पूछने से रहा। और अगर इतना मार्शल आर्ट आपने पढ़ लिया, ये जो मैंने आपको बताया है, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, इससे ज़्यादा आपसे कहीं भी मार्शल आर्ट नहीं पूछेगा। अब आते, चलिए हम लोग डांस पढ़ रहे थे तो डांस पे पुनः आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का डांस देख लेते हैं, रासलीला। पहला है रासलीला। रासलीला राधा कृष्ण और गोपियों से संबंधित नृत्य है, यानी कि राधा कृष्ण और गोपियों से संबंधित। और याद रखिएगा एक चीज़ और, आपको क्या याद रखना है कि एक लठमार होली मनाया जाता है। लठमार होली बनारस में मनाया जाता है, ये आप लिख लेते, यहीं पे लिख लीजिए, लठमार होली। ये SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है और NTPC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लठमार होली कहाँ मनाया जाता है? बनारस में। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हम जब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिए थे रेलवे में उस समय पूछा हुआ क्वेश्चन था, अंदाज़ा से मार दिए थे, बनारस सही हो गया था। दादरा का बात करते हैं तो ये जो दादरा है ये एक्चुअली सेमी क्लासिकल डांस इसको बोला जाता है, सेमी क्लासिकल फॉर्म। और ये जो दादरा है, आपको नाम सुनने से लगेगा, बड़े लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि दादरा, ये तो हमको लग रहा है दादर नगर हवेली से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, ये लखनऊ क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? लखनऊ क्षेत्र में, यूपी के लखनऊ क्षेत्र में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद नौटंकी है, कजरी है, चारकुला है।
आपको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो नौटंकी है, आप सुनते हैं ना कि क्या है, नौटंकी कर रहा है। नौटंकी एक डांस फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है। तो नौटंकी यूपी से संबंधित है। तमाशा, देखिए तमाशा, तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये तमाशा करेगा, तुम तमाशा करेगा, ऐसे बोलता है ना लोग, नौटंकी करेगा, तमाशा करेगा। तो एक्चुअली ये डांस फॉर्म है। आपको याद रखना है कि ये कहाँ का है। तो तमाशा महाराष्ट्र का है, लेकिन नौटंकी यूपी का है। कजरी जो है, कजरी, ये यूपी और बिहार दोनों का है। इसे रेनी सीजन यानी कि बरसात के मौसम में गाया जाता है और डांस किया जाता है, रेनी सीजन, ठीक है, बरसात के आगमन में। और चारकुला जो है ये यूपी और एमपी दोनों का नृत्य है। मध्य प्रदेश का बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जवारा है, जवारा, और ये एक्चुअली बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और ये फसल कटाई का डांस है, कटाई का डांस। जवार बास्केट को लोग माथे पर रखकर इसे डांस करते हैं। मटकी जो है ये वुमेन का एक सोलो डांस है। मिट्टी के मटकों को माथे पर बैलेंस करके नाचा जाता है। मिट्टी के मटकों को माथे पर बैलेंस किया जाता है। और याद रखना इसमें आधा नाच और खड़ा नाच दोनों होता है, याद रखिएगा, आधा नाच और खड़ा नाच दोनों होता है। तो ये तो हो गया आपका जवारा और मटकी। फूल पत्ती, देखिए फूल पत्ती क्लास राजस्थान में पढ़ाते हैं हमारे, फूल पत्ती क्लास पढ़ाते हैं ना वो गौरव सर, करंट अफेयर्स। तो फूल पत्ती क्लास राजस्थान नहीं मार देना। ये फूल पत्ती का जो है ये डांस है, ये मध्य प्रदेश का है और अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा बनाया जाता है। अविवाहित, हिंदी में ही लिख देते हैं, अविवाहित महिलाओं द्वारा। और गिरदा एक नृत्य है, गिरदा। चारकुला, चारकुला हम बता चुके हैं यहाँ पे पहले, देखिए चारकुला यहाँ पर बता चुके हैं, यूपी और एमपी यहाँ भी बता दिए, रिपीट हो गया। उसके बाद सेला लकड़ी, लकड़ी है या लड़की है एक बार देख लीजिएगा। सेला भदो और माच, माच नृत्य तो VVI मार लीजिए, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे आते हैं राजस्थान, राजस्थान का बात करते हैं तो घूमर, घूमर याद रखिए, घूमर। झूमर जो है, झूमर वो हरियाणा का है, लेकिन घूमर राजस्थान का है। और इसे भील ट्राइब, जो भील जनजाति है उसकी महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, ठीक है। और कालबेलिया जो इसे सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, सपेरा नृत्य, बीन बजाकर इसमें अट्रैक्ट किया जाता सांप को, है ना, बीन, बीन इंस्ट्रूमेंट। और याद रखिएगा ये 2010 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इसको शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा इसको 2010 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था। और याद रखिएगा 2010 में एक और नृत्य को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था, वो था छऊ नृत्य। याद रखिएगा छऊ नृत्य को भी 2010 में ही यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। याद रखिएगा इसमें कालबेलिया नृत्य जो है ये सपेरा नृत्य है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, बीन, बीन बजाकर सांप को अट्रैक्ट किया जाता है या आदमी को ही घुमा दिया जाता है। आगे बात कर तेरह ताली, तेरह ताली भी राजस्थान का है। कच्ची घोड़ी ये भी राजस्थान का है। चाड़ी राजस्थान का है। गैर राजस्थान का है। कठपुतली राजस्थान का है। झूलन लीला, झूमा, घपाल, सुईसिनी और भवाई, भवाई गुजरात में भी मनाया जाता है। याद रखिए गुजरात और राजस्थान दोनों में भवाई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं गुजरात में।
गुजरात में गरबा जो है ये नवरात्रि के समय मनाया जाता है और इसमें मिट्टी के बर्तन में छेदा रहता है और उसके अंदर एक लैंप जला हुआ रहता है गरबा में, ठीक ना। महिलाएं एक सर्कल में डांस करती है। तो ये गरबा नृत्य जो है नवरात्रि के समय, मिट्टी का बर्तन में छेदा रहता है, उसमें लैंप जला हुआ रहता है, वो छेदा से उसका लाइट दिखते रहेगा और महिला एक सर्कल में डांस करती रहेगी। यह है गरबा, गरबा गुजरात। उसके बाद डांडिया रास जो है वो डांडिया दोनों हाथ में स्टिक लगा रहता है ना। और माँ दुर्गा और महिषासुर में जो युद्ध हुआ था उसका एक मॉक डांस है। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का मॉक डांस है ना। और ये भी कह सकते हैं डांडिया में दोनों हाथ में स्टिक लगा रहता है। आप तो देखे होंगे मूवी वगैरह में डांडिया। गरबा डांडिया हो गया, भवाई हो गया, टिप्पणी जुड़ियन ये भी गुजरात का है, हुडो गुजरात का है, पठार नृत्य भी गुजरात का है, पठार नृत्य भी गुजरात का है। अब हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है आपको ज़्यादा फेमस है आपको कौन कौन, कोली। कोली नृत्य जो है ये मछुआरों के द्वारा मनाया जाता है। तो कोली को हम लोग लिख देते हैं मछुआरों के द्वारा। उसके बाद लावणी, डिंडी, लेजिम, तमाशा, गफा, नकटा, दही कला, दशावतार, ये सारा आपका जो है, दशावतार का ही दूसरा नाम है बहोडा, बोहाडा। तो दशावतार और बोहाडा इसको आपको याद रखना है, याद रखना है। ये महाराष्ट्र का डांस है। लावणी सबसे फेमस है, इसमें सबसे ज़्यादा लावणी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आगे आते हैं गोवा। गोवा का बात करें तो गोवा में तिरंगा मेल है जो दशहरा और होली के समय दोनों समय मनाया जाता है। दशहरा और होली के समय इस तिरंगा मेल को डांस किया जाता है, तिरंगा मेल। और इंद्रधनुष के जैसा आदमी कॉस्ट्यूम पहनता है, रंग बिरंगा झंडा लेता है हाथ में और नृत्य करता है। तो यह है तिरंगा मेल। तिरंगा मेल से मिलता जुलता नाम है रण मेल, रोमता मेल, ठीक है। ये भी गोवा का ही फेस्टिवल है। सिगमो फेस्टिवल भी गोवा का है। देखनी, ढालो, कुनबी ये भी गोवा का है। गौफ, घोड़े मोड़नी, घोड़े मोड़नी भी आपका गोवा का है और घोड़े मोड़नी फेमस भी है। उसके बाद आते हैं दो और है फुगदी। फुगदी जो है वो कोंकण क्षेत्र का है, कोंकण क्षेत्र का है। कोंकण क्षेत्र में जहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है उसको कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। इसमें महाराष्ट्र भी आ जाता है, कर्नाटक भी आता है, गोवा भी आ जाता है। लेकिन मेनली ऐसे फुगदी जो है गोवा में मनाया जाता है और ये त्यौहार में महिलाओं द्वारा, ठीक है, त्यौहार में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है फुगदी। और अगला है धांगड़। धांगड़ जो है ये नवरात्रि के समय मनाया जाता है, नवरात्रि के समय इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो ये आपका इतना सारा डांस फॉर्म था गोवा का। अब आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कीर्तन सबसे फेमस है। अलकप, अलकप बहुत फेमस है। गंभीरा नृत्य उतना फेमस नहीं है। डोल जात्रा फेमस है, ये त्यौहार है। ढाली, नचनी, छऊ नृत्य पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, हम बताए थे छऊ नृत्य जो है 3 जगह मनाया जाता है। एक तो आपको पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दूसरा झारखंड का सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा कहाँ पर, झारखंड में। और उड़ीसा का राउरकेला, राउरकेला में। और इसमें मुखौटा पहना जाता है, इसलिए इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है, मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। और याद कीजिए कि छऊ नृत्य को ही 2010 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था 2010 में। और ये 9वां शास्त्रीय नृत्य भी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं बिहार में। तो बिहार में जो है जाट जाटिन, जनरली ये मिथिला क्षेत्र का है डांस है, मिथिला क्षेत्र का डांस है। और शादी होने के बाद जब पुरुष बाराती चला जाता है तो महिलाएं घर में क्या करेंगी, तो ये जाट जाटिन का खेल खेलती हैं। और पुरुष और महिला में जो लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, एफेक्शन एंड क्वेरल,
बिटवीन मैरिड कपल, एक शादीशुदा कपल में जो अफेक्शन होता है, लगाव होता है और झगड़ा होता है, उसको एक नाटक के तौर पर दर्शाया जाता है। कहीं गालियों के रूप में भी गाली भी दिया जाता है। मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है। अफेक्शन एंड क्वेरल यानी कि लगाव और झगड़ा बिटवीन मैरिड कपल्स, तो उसे जाट जाटिन जो है इसके द्वारा, ये इसी डांस के द्वारा दिखाया जाता है। विदेशिया डांस जो है, ये जो समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, सोशल इविल्स हैं, उस पर ये डांस है, ऑन सोशल इविल्स। और बात करें जुमारी, ये जो जुमारी है, ये जिस तरह गुजरात में गरबा है उसी तरह बिहार में जुमारी है, तो सिमिलर टू गुजराती गरबा, तो इसे बिहार का गरबा भी कहा जाता है। सोहर जन्म के समय गाया जाता है, ठीक है, ऑन चाइल्ड बर्थ। झिझिया जो है ये बरसात के समय गाया जाता है। बरसात के समय सिर्फ झिझिया ही नहीं गाया जाता है, बरसात के समय एक और नृत्य गाया जाता है, उसका नाम आप लोग बताइएगा हमको। कजरी गाया जाता है रेनी सीजन में, रेनी सीजन में, इसीलिए कजरी नृत्य हम यहाँ छोड़े हुए थे कि आपको सामने में बताएंगे। बखो बखिन भी आपका बिहार का है। फगुआ फाल्गुन माह में मनाया जाता है। बिरहा, पनिकी, पनवरिया दुकान होता है ना, पनवरिया नृत्य है आपका बिहार का। आगे आते हैं झारखंड में, आते हैं तो झारखंड में तो सबसे मेन है छऊ नृत्य, इसे मुखौटा नृत्य भी बोलते हैं, बता दिए हैं। 3 जगह मनाया जाता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। झारखंड में सरायकेला खरसावां मनाया जाएगा, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया मनाया जाएगा और राउरकेला, उड़ीसा के राउरकेला मनाया जाएगा। और यही है 9th शास्त्रीय नृत्य, 9वां शास्त्रीय नृत्य यही है जिसे और इसी को 2010 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था। इसके अलावा और किसको शामिल किया गया था? कालबेलिया नृत्य, बताए थे, कालबेलिया नृत्य जो था राजस्थान का, जिसको सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, उसे भी शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। एक नृत्य होता है पाइका। पाइका आप कैसे याद रखेंगे? पाइका का मतलब ही होता है युद्ध, है ना, युद्ध से संबंधित है पाइका। मुंडारी नृत्य अगला है, देखिए मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य को भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? नई शादी में मुंडारी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। जो नया शादी होता है ना, नई शादी में मुंडारी जनजाति, मुंडा जनजाति होता है, द्वारा इस मुंडारी नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। जनानी झूमर, जनानी झूमर जो है वो एक्चुअली खेती के समय जब फसल लगा रहे हैं उस समय जनानी झूमर, लेकिन जब फसल कटाई होगा उस समय मर्दाना झूमर। फसल कटाई के समय, ठीक है। जनानी बोलते हैं वाइफ को, महिलाओं को, और मर्दाना बोलते हैं जेंट्स को, फीमेल है जेंट्स। करम नाच जो है इसमें एक्चुअली छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का ये नृत्य है। कदम के पेड़ की पूजा की जाती है। इसमें क्या किया जाता है? कदम के पेड़ की पूजा की जाती है। और समझना है ये छोटा नागपुर क्षेत्र का है, छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि झारखंड को ही छोटा नागपुर क्षेत्र बोला जाता है। जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, करम नाच, डोमकच नृत्य भी याद रखना है। कर्मा पूजा होता है, इसमें साल का पेड़ का पूजा किया जाता है। सरहुल, सोहराई, ठीक है। सोहराई जो है ये एक्चुअली दुर्गा पूजा और छठ के बीच में मनाया जाता है ना। और शायद हमको लगता है इसमें जो घर का जो पशु है, जैसे कि गाय भैंस, घरेलू पशु जो उसका पूजा किया जाता है। एक बार देख लीजिएगा। अगर आप किसी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड गवर्नमेंट का कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे फेस्टिवल, सारा चीज़ तो जनजाति डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक हल्का ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। आपको हल्का आइडिया रहना चाहिए अगर आप इंडिया की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, भारत का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इतना ही नॉलेज चाहिए, इससे ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं चाहिए। अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो आपका जो भी नृत्य है उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले आते हैं छत्तीसगढ़ में कौन, गौर मारिया। गौर मारिया जो है इसमें बाइसन के मूवमेंट की कॉपी की जाती है पुरुष और महिलाओं के द्वारा। मारिया ट्राइब, ये मारिया जनजाति द्वारा। बाइसन एक जानवर है, बाइसन के मूवमेंट की कॉपी की जाती है। बाइसन जैसे जैसे मूवमेंट करेगा वैसे वैसे आदमी लोग भी दिखाता है कि वो बाइसन ही है। रौत नाच, ये दिवाली के समय यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, दिवाली के समय कौन मनाता है, यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पंथी जो है ये एक्चुअली सतनामी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सतनामी समुदाय द्वारा किसको समर्पित है, तो ये एक वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो गुरु घासीदास हैं ही आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो ये गुरु घासीदास को समर्पित है, गुरु घासीदास को समर्पित। और बात करें साइला, सुआ, चंदाइनी, पांडवानी, गेंदी, वेदामती, ये जितने भी नृत्य हैं वो भी छत्तीसगढ़ के हैं। पांडवानी नृत्य थोड़ा ज़्यादा फेमस है। आगे बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हम पहले बता चुके हैं छऊ नृत्य है, इसी को मुखौटा नृत्य भी बोलते हैं। 3 जगह मनाया जाता है उड़ीसा के, कहाँ पर, राउरकेला में, झारखंड के सरायकेला खरसावा में, और वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में। अगला है पाइका। पाइका झारखंड में भी था, उड़ीसा में भी था। पाइका का मतलब ही होता है बैटल, बैटल, पाइका का अर्थ ही होता है बैटल, ठीक है। और ये मार्शल फोक डांस है, तो उड़ीसा का मार्शल फोक डांस है। मार्शल डांस हम बता चुके हैं पहले ही। और डांडा जात्रा, डांडा जात्रा ये काली माँ और शिव की पूजा की जाती है। काली माँ और शिव की पूजा, कहा जाता है कि काली माँ जब अपने गुस्से में थी तो इधर उधर भटक रही थी, शिव भगवान उनका गुस्सा शांत करने के लिए आगे आए, और शिव भगवान पर जो पैर पड़ गया काली माँ का तो उनका जीव बाहर निकल गया। वही काली माँ और शिव की पूजा इसमें की जाती है। दल खाई, दल खाई जो है, नुआ खाई भी यहीं का है। नया नया चावल का जो खेती होता है तो नया नया पहला बार जो खाते हैं उसको तो नुआ खाई बोलते हैं। तो दल खाई, दाल खाया जाता है दशहरा के समय, दशहरा के समय। और क्या क्या है इसमें, गोटी पुआ, नचरी, मुनारी, सवारी, घुमरा, ये जितना भी नृत्य है ये उड़ीसा का नृत्य है। तेलंगाना का बात करें तो पेरिनी शिवतांडवम, ये एक वार डांस है जिसमें तांडव जैसे शंकर भगवान करते हैं ना, वैसा ही तांडव पुरुषों के द्वारा किया जाता है। टिपिकल वार डांसेस बाय मेल्स। और बात करते हैं बुर्रा कथा या जंगम कथा। ये जनरली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का कंबाइंड है, यानी कि ये आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है, ठीक है। और ये समझिएगा कि जो भी आपको आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तो ये एक डांस नरेशन है। ये क्या है, एक डांस नरेशन, डांस नरेशन है। गुसादी, गुसादी का बात करें तो गुसादी जो है वो गोंडुलू ट्राइब के द्वारा गोंडुलू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। थोलू बोमलता, थोलू बोमलता जो है ये शैडो पपेट, शैडो पपेट डांस भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है पेरिनी शिवतांडवम, बुर्रा कथा, जंगम कथा भी इसी को बोलते हैं, गुसाडी,
थोलू बोमलता। बथुकम्मा, बथुकम्मा भी आपका नृत्य है और ये त्यौहार भी है। चिंदू भगवतम, डप्पू डांस, लंबाडी, मयूरी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का बात करें वही बुर्रा कथा या जंगम कथा वही है। डांस नरेशन है और कुछ नहीं है, डांस नरेशन ही है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बुट्टा बोमल्लू, बुट्टा बोमल्लू, बुट्टा का मतलब होता है बास्केट टॉय। ठीक है, बुट्टा का मतलब क्या होता है, बास्केट टॉय। ठीक है, बुट्टा, बुट्टा का मतलब होता है बास्केट टॉय। अब देखिए इसमें क्या होता है, नर्तक जो होता है वो टॉय लाइक मास्क पहनते हैं। इसमें नर्तक जो है, डांसर, टॉय लाइक मास्क पहनते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली मनाया कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर मनाया जाता है। कोलट्टम या कोलन नालू, कोलट्टम या कोलन नालू, ये है स्टिक डांस है, इसे स्टिक डांस भी कहा जाता है। स्टिक डांस इससे पहले पढ़ चुके हैं, कौन, डांडिया, वो भी एक स्टिक डांस था। मथुरी या माथुरी का बात करें तो मथुरी या माथुरी, ये आपका माथुरी ट्राइब ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, माथुरी जनजाति कहाँ की, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा आंध्र नृत्यम, वीर नृत्यम, जिसे वीरभद्र भी कहते हैं, विलासली नाट्यम, लंबाडी, धीमसा, गप्पू बाघम, गरालू, ये सारा डांस भी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित ही है, लेकिन उतना फेमस नहीं है, लेकिन है, याद रखना आपको। कर्नाटक का बात करें तो यक्षगान, यक्षगान जो है ये पुराना स्टोरी को, पुराण, जनरली पुराण के कथा से संबंधित है। और सबसे बड़ा बात क्या है, ये एक ट्रेडिशनल थिएटर है, ट्रेडिशनल थिएटर। थिएटर, आप कोई भी डांस कीजिएगा तो एक थिएटर में ही कीजिएगा, वो थिएटर है। यक्षगान क्या है, एक थिएटर है। डोल्लू कुनीथा, कुनीथा का अर्थ होता है रिचुअल डांस, कहीं भी कुनीथा वर्ड आ जाए, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, कुनीथा का मतलब ही होता है रिचुअल डांस। रिचुअल डांस यानी कि किसी पर्व त्योहार पर कोई किया जाता है। तो डोल्लू कुनीथा जो है ये सेफर्ड समुदाय, जिसे कुरुबा कहते हैं, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेफर्ड समुदाय, कुरुबा द्वारा। पट कुनीथा, पट कुनीथा यानी कि रिबन, पट का मतलब होता है रिबन, है ना, पट खुल गया, दुर्गा माँ का पट खुलता है ना, वैसे पट का मतलब होता है रिबन। ये मैसूर रीजन में, मैसूर रीजन में मनाया जाता है। और इसमें ये क्या बोलते हैं, ये लंबा लंबा बम्बू का यूज़ किया जाता है, लॉन्ग बैम्बू यूज्ड, इसमें लंबा लंबा बम्बू का यूज़ किया जाता है, जिसमें रिबन भी यूज़ किया जाता है, ऑल्सो रिबन यूज्ड। तो ये यक्षगान हो गया, डोल्लू कुनीथा हो गया, पट कुनीथा हो गया, सुग्गी कुनीथा, पूजा कुनीथा। देखिए पूजा कुनीथा जो है वो बंगलोर में मनाया जाता है। कंबाला नृत्य, देखिए कंबाला नृत्य इतना फेमस है, इसे हम लोग भैंसा डांस भी बोलते हैं, या भैंसा रेश डांस, भैंस का रेस करा दिया जाता है, भैंसा रेस इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसमें और भी कुछ डांस है, जैसे वीरागासी, भूत आराधने, कमसाले या कमसाले मैसूर में मनाया जाता है, बोलाक आर्ट, बेदरा वेशा, इसी को हंटर डांस भी कहा जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा हंटर डांस किसे कहते हैं, तो बेदरा वेशा को कहा जाता है। तो ये सारे डांस है आपके कर्नाटक के। अब आते हैं कुछ छोटा छोटा डांस को देख लेते हैं, जैसे गरादी नृत्य। गरादी नृत्य आपका पुदुचेरी से संबंधित है। लावा नृत्य आपका लक्षद्वीप से संबंधित है।
और लक्षद्वीप से संबंधित 2 नृत्य और आपको याद रखना है, कोलकली और परीक्षा कली, कोलकली और परीक्षा कली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं केरल का डांस। ठीक है, सबसे पहले है मुडियट्टू। मुडियट्टू का ये जो डांस है, माँ काली और दैत्य दरिका के बीच जो युद्ध हुआ था उसको इस नृत्य के द्वारा समझाया जाता है। माँ काली और दैत्य दरिका के बीच। और इस नृत्य का खासियत क्या है, ये यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था 2010 में। 2010 में ये भी उसी सूची में शामिल हो गई थी। यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो है, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट जो है, उसमें लिस्ट में इसको भी शामिल किया गया था। तो ये इसलिए फेमस है मुडियट्टू। अगला है माई लट्टनम। माई लट्टनम जो है ये केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। केरल और तमिलनाडु दोनों का डांस है। माइल का मतलब होता है पीकॉक। माइल का मतलब क्या होता है? पीकॉक। क्या होता है? पीकॉक। इसीलिए इसे पीकॉक डांस भी कहते हैं। पीकॉक डांस भी इसको कहा जाता है, फेमस है। याद रखिए, कुम्मी भी जो है, कुम्मी डांस, ये भी आपका तमिलनाडु और केरल दोनों में मनाया जाता है। ओटम थुल्लल, ओटम थुल्लल भी आपका केरल का डांस है। टप्पट्टी कली, टप्पट्टी कली और कईकोट्टी कली, ये भी आपका केरल का डांस है। कईकोट्टी कली फेमस क्यों है? कईकोट्टी कली फेमस इसलिए है क्योंकि इस कईकोट्टी कली को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पल डांस। याद रखिएगा, इसी को हम लोग टेम्पल डांस भी कहते हैं। टेम्पल डांस क्यों? ये ओनम के समय मनाया जाता है। ओनम, देखिए, ओनम के समय केरल का एक प्रमुख त्यौहार है ओनम। ओनम और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। ओनम किसका है? केरल का है। और पोंगल किसका है? तमिलनाडु का है। कैसे याद रखिएगा? ओके और पीटी, ओके पीटी। ओके का मतलब ओनम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है। लेकिन अट्टुकल पोंगल, एक वर्ड जुड़ जाता है अट्टुकल पोंगल, तो वो केरल का हो जाता है। अट्टुकल पोंगल, तो ये केरल का हो जाता है, ना कि तमिलनाडु नहीं मारना है। तो यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं, यहीं पे आपको गलती नहीं करना है। ओनम है केरल का, पोंगल है तमिलनाडु का, लेकिन पोंगल के आगे अट्टुकल लग गया तो वो केरल का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। हाँ, तो ओनम के समय ही मनाया जाता है आपको कईकोट्टी कली, जिसे टेम्पल डांस कहते हैं। आगे बात करते हैं थय्यम। थय्यम, कुटियट्टम, ओट्टम थुल्लल, कोलकली और परीक्षा कली, ये तो लक्षद्वीप में पढ़ चुके हैं। कोलकली और परीक्षा कली लक्षद्वीप में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका फेमस क्या है? ये मार्शल डांस है। ये क्या है? ये दोनों क्या है? एक मार्शल डांस है। मार्शल डांस है लक्षद्वीप का और केरल दोनों का। साउथ केरल और लक्षद्वीप, साउथ केरल में इस डांस को मनाया जाता है। तो देखिए, कोल का मतलब क्या हुआ इसमें? कोल का मतलब होता है स्टिक, छड़ी। और ये जो परीक्षा है, परीक्षा का मतलब क्या होता है? सील्ड। परीक्षा का मतलब होता है सील्ड, यानी कि छड़ी का यूज कीजिए वार करने के लिए, सील्ड का यूज कीजिए बचने के लिए। और ये एक मार्शल डांस है। क्या है? एक मार्शल डांस है। आगे बात करते हैं। हाँ, एक इसमें है मरगम कली। ये है मरगम कली। मरगम कली क्या है? ये सेंट थॉमस क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? सेंट थॉमस क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा। इसे मनाया जाता है। और बात करें और ज़रूरी क्या है? एक पदायनी छूट गया था। पदायनी, ये है पदायनी। पदायनी का क्या खासियत है? पदायनी का खासियत ये है कि ये मार्शल डांस है साउथ केरला का, जिसे
ह्यूज मास्क, बहुत बड़ा मास्क लगाकर लोग परफॉर्म करते हैं, जिसे कोलम कहते हैं, और ये रो ऑफ इन्फेंट्री या सोल्जर्स इसे कहा जाता है। तो ये था केरल का जितना भी डांस था वो मैंने बता दिया है। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु का बात करें तो मयिलट्टम है डांस, मयिलट्टम। कुम्मी, कुम्मी तो केरल और तमिलनाडु दोनों का है। बोम्मई अट्टम, जिसे पपेट डांस भी कहा जाता है, ठीक है, बोम्मई अट्टम। अगला है थोल पवई कुथु। थोल पवई कुथु जो है ये 400 साल पुराना आर्ट है, ठीक है, जिसमें डियर, हिरन के स्किन को या बकरे के स्किन को का पपेट बनाया जाता है और उससे डांस परफॉर्म किया जाता है। ये 400 वर्ष पुराना है। और इसमें किसका यूज किया जाता है? डियर स्किन या गोट स्किन, बकरे का स्किन का स्किन, इसका यूज करते हैं। पपेट, उसके स्किन का पपेट बनाते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो ये बड़ा फेमस है थोल पवई कुथु। करकट्टम का बात करें तो करकट्टम में मरियम्मन है, जिसे वर्षा की देवी कहते हैं, रेन गॉडेस, रेन गॉडेस कहते हैं मरियम्मन को, तो उसी का पूजा किया जाता है। तो इसमें रेन गॉडेस यानी कि वर्षा की देवी मरियम्मन की पूजा की जाती है, ठीक है। और पुलियट्टम, पुलियट्टम क्या है? इसे टाइगर डांस भी कहा जाता है, टाइगर डांस। तो आपसे देखिए नाम एग्जाम में पूछेगा कि किस डांस का नाम, स्नेक डांस किसको बोलते हैं, आगे आएगा। स्नेक डांस भी हम लोग पढ़ने वाते हैं। स्नेक डांस हम लोग इसको बोलते हैं ओलियट्टम को, ओलियट्टम को बोलते हैं स्नेक डांस, स्नेक डांस बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है कि किस डांस का नाम क्या है, ठीक है। अगला है पोयक्कल, पोयक्कल डांस है। और कुदिराई अट्टम, कुदिराई अट्टम का खासियत क्या है कि इसे कुदिराई अट्टम को डमी हॉर्स डांस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डमी हॉर्स डांस इसको कहा जाता है। पम्मू अट्टम, पम्मू अट्टम क्या है? पम्मू अट्टम ये एक स्नेक डांस है, स्नेक डांस है, सॉरी इसको सुधार लीजिएगा। ओयिलट्टम को नहीं बोलते हैं, पम्मू अट्टम को बोलते हैं, पम्मू अट्टम को, पम्मू अट्टम को स्नेक डांस कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो गलती हुआ उसको सुधार लीजिएगा। आगे काई सिलंबु अट्टम, काई सिलंबु अट्टम ये भी डांस है तमिलनाडु का। देवरा अट्टम, पराई अट्टम, कवादी अट्टम, ये जो अट्टम वर्ड है वो सिर्फ केरल और तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा। अगला आते हैं सिक्किम का, बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम में डांस है सिंधी छाम, सिंधी छाम। इसको स्नो लाइन डांस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्नो लाइन डांस, स्नो लायन डांस। और ये कंचनजंगा चोटी को ट्रिब्यूट करने के लिए, कंचनजंगा जो चोटी है वो सिक्किम में ही है, उसको ट्रिब्यूट किया जाता है, ट्रिब्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। और ये जो छाम वर्ड है, छाम का मतलब डांस होता है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। याम छाम, याक छाम और सिंधी छाम, ये 3 गो छाम हम लोग पढ़ लिए। सिंधी छाम, याम छाम, याक छाम। कुछ और है मारूनी, सेलो डांस और रिछुनमा डांस, ये भी आपका सिक्किम का ही है। छू फाट, छू फाट नृत्य आपका एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। छू फाट सिक्किम माउंट कंचनजंगा की पूजा की जाती है। छू का मतलब होता है स्नो, फाट का मतलब होता है सॉरी छू का मतलब होता है स्नो रेंज और फाट का मतलब होता है वॉरशिप, स्नो रेंज की वॉरशिप, स्नो रेंज इसको छू बोला जाता है। फाट का मतलब होता है वॉरशिप, पूजा। यानी कि इस नृत्य में किसका पूजा किया जाता है? माउंट कंचनजंगा की पूजा की जाती है। 2017 का सीजीएल का प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो साला हमसे बना नहीं था, बोला था सिक्किम के लोग माउंट कंचनजंगा पे जो चढ़ाई करते हैं किस भगवान की, मतलब कौन सा पूजा करते हैं, कौन सा नाच नाचते हैं। साला समझ में नहीं आया था छू फाट नृत्य क्या है, एकदम नहीं समझ में आया था। तो उसी से आपको छू बोमसा नृत्य भी है, सिक्किम का ही है। तो एक तो आपको ट्रिक है कि आपको सिंधी छाम, याम छाम, याक छाम, छाम वर्ड आ गया,
तो वो सिक्किम से है। और छू फाट, छू बमसा, छू वर्ड आ गया तो वो भी सिक्किम का है। असम का बात करते हैं। असम में बिहू, देखिए सबसे पहला तो बिहू याद रखना आपको, बिहू। और बिहू 3 प्रकार का है, बोहाग या रोंगाली बिहू, माघ या भोगाली बिहू, काटी या कोंगाली बिहू। तो तीनों में अंतर क्या है? बोहाग बिहू जो है वो वसंत ऋतु के समय है, वसंत ऋतु में। माघ या भोगाली बिहू ये शीत ऋतु में है। और काटी या कोंगाली बिहू शरद ऋतु में है, शरद ऋतु में है। ठीक, आगे अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डांस वो है बगुरम्मा। बगुरम्मा, बगुरम्मा इसे बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है, बटरफ्लाई डांस। और फेमस क्यों है? क्योंकि इसे बोडो समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बोडो समुदाय, बोडो जनजाति द्वारा। देवधानी नृत्य, देवधानी नृत्य भी आपका असम का है। और सर्प देवी मनसा की पूजा की जाती है, सर्प देवी मनसा की पूजा की जाती है। भोरताल, इसके अलावा भोरताल नृत्य है, झूमर है। झूमर टी फोक्स भी कहा जाता है इसको। एक यहाँ गलती हो गया, FOLKS, ये S एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, नट पूजा, बिछुआ, होबजेनई, काली गोपाल, खेल गोपाल, महाराष्ट्र नागा डांस, ये भी आपका असम का है। मेघालय का देख लेते हैं। मेघालय में जितने भी नृत्य हैं वो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक वांगला को छोड़कर। वांगला नृत्य जो है ये द 100 ड्रम भी इसको कहा जाता है, बस इतना इसका उपनाम याद रखना है। वांगला नृत्य को द 100 ड्रम्स भी कहा जाता है, वांगला। ठीक है, और ये वांगला 2 बार लिखा गया, एक बगला है, बगला, बगला कर दीजिए, बगला। लाहो नृत्य, साड सुक मिनीशियम, साड सुक मिनीशियम, ये भी मेघालय का नृत्य है, बगला हो गया। नोक्रेम, नोक्रेक मेघालय में है तो नोक्रेम भी मेघालय का ही डांस है, ऐसे करके याद रखिएगा। और नोक्रेक जो पीक है उसका उसमें एक जानवर रहता है, रेड पांडा, है ना, बताए थे। ये सब आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, जो याद आ रहा है बता दे रहे हैं। ये मेघालय का डांस हो गया। अब है त्रिपुरा। त्रिपुरा का बात करें तो त्रिपुरा में जो डांस परफॉर्म किया था वो बीजू। बीजू कब परफॉर्म किया जाता है? चैत्र संक्रांति, चैत्र संक्रांति। ठीक है, और ये चैत्र संक्रांति क्या होता है? बंगाली कैलेंडर का इंड होता है, इंड ऑफ बंगाली कैलेंडर ईयर। और बात करें गरिया। गरिया एक हैप्पी हार्वेस्ट फसल कटाई के लिए किया जाता है, हैप्पी हार्वेस्ट के लिए किया जाता है, अच्छी फसल कटाई के लिए। तो ये तो हो गया बीछू, बीजू, गरिया। लेबांग भूमानी, लेबांग भूमानी भी एक नृत्य है त्रिपुरा का। डैलो नृत्य, हिक हाक नृत्य, होजागिरी नृत्य, ये भी आपको त्रिपुरा का ही है। अब बात करते हैं मिजोरम का। मिजोरम में चेराओ नृत्य है, चेराओ नृत्य। देखिए चेराओ नृत्य 3 जगह मनाया जाता है, बहुत पुराना नृत्य है, वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। और इसमें बम्बू स्टिक का यूज़ किया जाता है, बम्बू स्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये 3 जगह मनाया जाता है, याद रखिएगा। पहला तो आपको मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तीनों में याद रखना है। मेघालय में भी मनाया जाएगा, त्रिपुरा में भी मनाया जाएगा, और मिजोरम में भी मनाया जाता है इसे। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिजोरम का ही डांस है, मेघालय का भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम का भी, तीनों जगह का है। और बम्बू स्टिक का इसमें यूज़ किया जाता है। परलाम, लांगलाम, खुल्लाम, चाईलाम, जंगतालाम, ये लाम वर्ड जहाँ पर आ जाएगा, ये ट्रिक है इसका मिजोरम का। परलाम, लांगलाम, खुल्लाम, चाईलाम, जंगतालाम, ये मिजोरम का है। एक और है ये है आपका सरलमकाई और सोलाकिया, ये भी आपका मिजोरम का है। मणिपुर का बात करें, मणिपुर का नृत्य का अगर हम लोग बात करें तो थांगटा जो है यहाँ का मार्शल आर्ट है, वो बता चुके हैं। दाल चोलम, दाल चोलम भी नृत्य है यहाँ का। ठीक है, दाल चोलम, पुंग चोलम या ढोल चोलम, इसे ड्रम डांस भी कहा जाता है। सिमलाम नृत्य भी आपका, इसे फ्लाई डांस कहा जाता है, ये भी मिजोरम का है। अगला है लुईवट फेजक नृत्य, ये भी मणिपुर का है। रखल नृत्य, नटरस, महारस, रौखत, लाई हराबो, ये लाई हराओबा ये त्यौहार है, ये त्यौहार है कहाँ का?
मणिपुर का। और आगे बढ़ते हैं, नागालैंड। नागालैंड में जो रंगटा है, ये रंगटा को क्या कहा जाता है? बम्बू डांस। लुंगी डांस अभी तक नहीं पढ़े हम लोग ना, लुंगी डांस नहीं होता है कोई, वो तो ऐसे ही शाहरुख खान का गाना है। बम्बू डांस होता है, लेकिन हाँ याद रखना है, रंगमा को ही बोलते हैं बम्बू डांस, ये नागालैंड का है। चांगलो, चांगलो को ही सुआलुआ कहते हैं, सुआलुआ। और खम्भा लिम, ये भी नागालैंड का डांस है। जेलियांग, ये भी नागालैंड का है। खाइबा भी नागालैंड का है। लिम नुरालिम, ये नागालैंड का है। आलू यट्टनम, आलू यट्टम देखिए लग रहा है यट्टम अट्टम केरल और तमिलनाडु का, यहीं पे फंसा देगा। आलू यट्टम जो है वो नागालैंड का है, फंसाने वाला। नागा डांस तो नागा का है ही, असम में भी मनाया जाता है नागा डांस, याद रखिएगा। नागा डांस नागालैंड में भी है और असम में भी है। अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो यहाँ पर है चलो, चलो नृत्य है ना, अजीलामू, हीरी खनिंग, पोपीर, पोनुंग, पसीकोंकी, लाइन एंड पीकॉक डांस, पोनू याक्सी। देखिए पोनू याक्सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बर्दो छाम, बर्दो छाम देखिए जितना भी छाम है वो दूसरी जगह का है, लेकिन ये बर्दो छाम अरुणाचल प्रदेश का है। कंफ्यूज कर सकता है, याद रखना है। अब कुछ एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, उस एमसीक्यू को हम लोग देख लेते हैं। ये एमसीक्यू है क्या? बसव श्री अवार्ड क्या है? बसव श्री अवार्ड, ये बसव श्री अवार्ड जो है ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। और कर्नाटक में ही आपका कंबाला दौड़ भी होता है, जो कि भैंसा दौड़ बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बसव श्री अवार्ड कर्नाटक का है और कंबाला दौड़ भी कर्नाटक का है। मी डैम मी फी, ये अहोम जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश या असम में मनाया जाता है। आयरन क्राफ्ट जो है अगारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। फायर टेम्पल क्या है? जहाँ पर जोरोस्ट्रियंस, ठीक है, यहूदी लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वहाँ का नहीं है, जूस बोलते हैं ना, जोरोस्ट्रियंस, जो वो लोग का जो पूजा करने का स्थान होता है उसको फायर टेम्पल कहा जाता है। बराबर हिल गुफा क्यों फेमस है? क्योंकि ये ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। मैत्री मंदिर कहाँ पर है? सुनने से लग रहा है बांग्लादेश का है, लेकिन नहीं, ये पांडुचेरी का, पुदुचेरी का है। कैशल नगर हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन है। चकनगान नगई, ये मणिपुर का उत्सव है, फसल कटाई के समय ये त्यौहार है। विंसेंट वैन गोग, ये एक पेंटर हैं और नीदरलैंड के हैं। पाब्लो पिकासो, ये भी पेंटर हैं और ये स्पेन के। भारत का पहला इंडियन फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और इस फिल्म में आप बताइएगा दादा साहब फाल्के एक्टर थे या डायरेक्टर, कमेंट करके बताइएगा। इंडियाज़ फर्स्ट लेडी जर्नलिस्ट, ये होमी व्याखल्ला, ठीक है। राम किंजर बैज, ये कौन है? ये बहुत बड़े स्कल्पचर, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बनाया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। तमिलनाडु में सांप को पकड़ने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो इरुला जनजाति, इरुला ट्राइब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिएगा किंग कोबरा सब कोई पकड़ लेता है, दिखाया होगा नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे में है। जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग का जो जापानीज आर्ट है उसे बोलते हैं ओरिगेमी कहा जाता है। कोडापल्ली जो है आंध्र प्रदेश में है, वो खिलौना बनाने के लिए फेमस है। चटकोरा नृत्य कहाँ का है? कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के द्वारा चटकोरा नृत्य परफॉर्म किया जाता है। लठमार होली बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, बनारस का है। आदि पेरुक्कू जो है ये तमिलनाडु का है और ये मानसून फेस्टिवल है। मानसून फेस्टिवल हम बताए थे बिहार और यूपी का कौन था? कजरी जो था, कजरी नृत्य है ना, नृत्य है कि सॉन्ग है, सॉरी हम नृत्य में लिख दिए, सॉन्ग है। कजरी जो है वो सॉन्ग है ना, ये यूपी और बिहार का है। आगे कजरी यूपी और बिहार का सॉन्ग है। और पिलिया सॉन्ग जन्म के समय गाया जाता है और जन्म के समय एक डांस किया जाता है, सोहर डांस, जन्म के समय बिहार में।
तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं। एक टॉपिक हम लोग का आज का बच गया था, वो है शास्त्रीय भाषाएं। पहले पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा दिया जाता था, अभी शायद ये दोनों अलग हो चुका है। पर्यटन मंत्रालय अलग हो चुका है, संस्कृति मंत्रालय अलग हो चुका है। देख लीजिएगा क्या है इसको। तो शास्त्रीय भाषाएं अभी तक 11 भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इन 11 भाषा में से आप समझिएगा क्या मानदंड है, कैसे इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहला है क्राइटेरिया, भाषा की प्राचीनता। भाषा 1500 से 2000 वर्ष की अवधि का उसका प्राचीनतम प्रलेखित इतिहास होना चाहिए, लिखा हुआ इतिहास होना चाहिए कि भाषा कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना है। पहला तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा है विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में स्थायी प्रासंगिकता दर्शाए, जैसे मुगल काल में भी उसका कुछ रूप दिख जाए, जैन काल में दिख जाए, बौद्ध काल में दिख जाए, पुराने पुराने जितने भी काल हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमको गुप्ता पीरियड में दिख जाए ये भाषा का यूज हुआ है ना। जैसे अभी हम लोग दिए हैं पाली भाषा, तो बुद्ध के समय प्राकृत भाषा ये सब यूज हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं इसका यूज आपको इतिहास में दिखना चाहिए, ठीक है। विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में स्थायी प्रासंगिकता दर्शाएं, ये होना चाहिए। तीसरा, अन्य भाषा को प्रभावित करनी चाहिए। जैसे अभी मैथिली भाषा को नहीं मिला है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, लेकिन मैथिली भाषा जो मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है, इनसे 2 भाषाएं निकली है। एक तो है वज्जिका जो मुजफ्फरपुर में बोली जाती है, और दूसरी है अंगिका जो अंग क्षेत्र जैसे कि मुंगेर, भागलपुर, इन सारी क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। मैथिली क्षेत्र से ही निकली है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मैथिली जो है दूसरी भाषा को प्रभावित कर रही है, उसी से निकली है, तो अन्य भाषा को भी प्रभावित करनी चाहिए। अगला है सुपरिभाषित होनी चाहिए, भाषा एकदम डेफिनेशन उसका प्योर होना चाहिए, विशिष्ट व्याकरण होना, उसका एक ग्रामर होना चाहिए, भाषाई संरचना होनी चाहिए। देखिए अगर हम भोजपुरी का बात करें, नो डाउट वेरी फेमस, बहुत ही फेमस भाषा है, ठीक है। किसी को भी अपना बना लेती है तुरंत, इसका गाना किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इसका अभी तक कोई लिपि नहीं है। तो कैसे इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देंगे? नहीं देंगे। ये मॉरिशस में भी बोली जाती है, लेकिन ये शास्त्रीय भाषा जो है इसका एक मापदंड है। उस मापदंड में जो आएगा उसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो अभी तक 11 भाषा को देख लेते हैं। तमिल जो है सबसे पहला है, फर्स्ट है, और ये ओल्डेस्ट, भारत की सबसे पुरानी भाषा है। 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 2004 में तमिल। दूसरा है संस्कृत, इसे 2005 में दिया गया। तीसरा है तेलुगु, इसे 2008 में दिया गया। तेलुगु को ही क्या बोलते हैं? इटालियन ऑफ द ईस्ट, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तेलुगु को कहा जाता है। कन्नड़ भाषा जो है इसे 2008 में मिला है। मलयालम भाषा जो है इसे 2013 में मिला है। उड़िया भाषा 2014 में मिला है। इसका ट्रिक, ये जो शुरू का जो 6 है, इसका ट्रिक है TSTKMO। तोड़ के पढ़िए, क्या क्या पढ़ेंगे इसको? TSTKMO, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। 2024 में ये 5 भाषा को दिया गया है, बंगाली, असमिया, मराठी, पाली, प्राकृत, इस सब को 2024 में दिया गया है। इसका ट्रिक क्या है? बैंप, ठीक है। बी से हो गया बंगाली, ए से हो गया असमिया, एम से मराठी, पी से पाली, पी से प्राकृत। तो ये जो आपका भाषा था ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। कुछ अन्य भाषाओं के बारे में देख लेते हैं जो भारत में बोली जाती है। अंडमान निकोबार की भाषा है बंगाली, मलयालम, तमिल और तेलुगु। याद रखिएगा, मलयालम भाषा 2 जगह बोली जाएगी, केरल और लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की एक भाषा और है महली भाषा, याद रखिएगा, महली भाषा भी है लक्षद्वीप की। तमिल कहाँ कहाँ बोली जाएगी? पौंडीचेरी में बोली जाएगी और तमिलनाडु में बोली जाएगी। तेलुगु कहाँ बोली जाएगी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, दोनों अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, तो ये तेलुगु। अब देखिए ये समझिएगा द्रविड़ भाषा कौन कौन है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इसे द्रविड़ भाषा कहा जाता है। द्रविड़ भाषा कहा जाता है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। असम की भाषा है बोडो। देखिए सुप्रीम कोर्ट की भाषा, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा है इंग्लिश। और जो जितने भी हमारे आर्म फोर्सेज हैं, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवल फोर्स, इंडियन नेवी, ये सभी की भाषा इंग्लिश है। और नागालैंड की भाषा भी इंग्लिश है, ये भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की भाषा है कश्मीरी और डोगरी,
ठीक है, कश्मीरी और डोगरी। कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। कन्नड़। कोंकणी कहाँ की भाषा है? 3 जगह की, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। और इसी के तट को कोंकण तट भी कहा जाता है ना, कोंकण तट। ठीक, आगे आते हैं। नेपाली भाषा जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की भाषा बंगाली भी है। ये हो गया, जितने भी अन्य भाषाएं थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा जान लिए। और भारत में 22 भाषा है जो संविधान में किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल है। 22 भाषा, और 22 भाषाओं को देख लीजिएगा कौन कौन है, कैसे है, नहीं है, किस संशोधन में कौन कौन जोड़ा गया, स्टार्टिंग में कितना भाषा था, बाद में कितना जुड़ा, वो सब हम बता चुके हैं, उतना बताने की जरूरत नहीं है। तो यही था मेरा QR सीरीज का 11th वीडियो जो है वो यही था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।